हाँ भाई, राम राम सबने। हाँ तो देखो, भोजन के अवयव में लास्ट जो हमारा बच गया था वो है खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवणों की अगर हम बात करें तो इनका न तो पाचन होता है और न ही अगर हम बात करें इनको हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है और इनका कार्य होता है। ठीक है, अगर हम बात करें खनिज लवण, इनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है हमको। इनका उपयोग तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि कैल्शियम हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें फास्फोरस का उपयोग हम पढ़ेंगे, इसी तरीके से सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग जो तत्व है हमारे शरीर के अंदर खनिज लवणों की आवश्यकता होती है उनको हम देखेंगे। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मानव जो शरीर है वो कुल कितने तत्वों से मिलकर बना है? 29 तत्वों से मिलकर बना है। सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। और कितने प्रतिशत है? 65% इसकी मात्रा पाई जाती है। कार्बन की बात करें तो कितने परसेंट है? 18%। दूसरे नंबर पे जो तत्व पाया जाता है वो है कार्बन। एक और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 10%। और नाइट्रोजन की बात करें तो 3%। और इससे भी कम होता है क्लोरीन। ये बात बन जाती है। देखो, ये मुख्य रूप से 29 में से 5 हमने देख लिए, तो बाकी कितने बच गए? 24। कितने बच गए? 24 होते हैं हमारे खनिज लवण, जिनको हम भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, खनिज लवणों की बात करें तो इनसे अगर बात करें तो इनका पाचन नहीं होता, इनका पाचन नहीं होता है और न ही ऊर्जा का निर्माण होता है। तो खनिज लवण, 24 खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, जिनमें मैंने बताया कि खनिज लवण का न तो पाचन होता है और न ही इनसे ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो क्या होता है? केवल अवशोषण होता है। क्या होता है? केवल अवशोषण। हमारा शरीर इनको भोजन से, हमारे भोजन से अवशोष कर लेता है, इनको सोख लेता है। केवल अवशोषण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। केवल इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। इनका पाचन नहीं होता, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। पाचन करने वाले जो पदार्थ हैं हमने पहले से ही बात कर ली थी कि प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता, उसका भी अवशोषण होता है। ठीक है, इसी तरीके से खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। ठीक है, सर्वाधिक हमारे शरीर में, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और कितनी मात्रा है? 65%। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि मानव शरीर को कुल खनिज लवणों की आवश्यकता कितनी होती है? 24 होती है, जिनमें से अनिवार्य खनिज लवण कितने होते हैं? 21 ही हमारे अनिवार्य खनिज लवण होते हैं, जिनकी आवश्यकता हमको एनी टाइम पड़ती, हर समय। अगर हम बात करें कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु तत्व पूछ ले तो कैल्शियम होता है। धातु के रूप में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में होता है, दांत में, हड्डियों के अंदर। और अगर हम बात करें हमारी जो उपास्थियां होती हैं, जो कार्टिलेज जिनको कहा जाता है, जैसे कान के ये देखो चारों ओर जो पीना बना हुआ है, तो ये उपास्थि है। इसी तरीके से नाक के यहाँ पर जो भाग बना हुआ है ये भी उपास्थि है, जो मांसपेशी और अस्थि यानी हड्डी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो इस वजह से कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 1.2% से। वेरी गुड। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखो सबसे पहला कैल्शियम। कैल्शियम का मुख्य स्रोत देखा जाता है दूध, अंडा, मांस, सब्जियां।
इनसे हमको कैल्शियम की आपूर्ति होती है। कैल्शियम किस लिए आवश्यक है? दांत व हड्डियों के निर्माण के लिए। ठीक है, कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हैं? रिकेटस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, हड्डियों की भंगुरता या कमजोर हो जाना वो किसका लक्षण है? ओस्टियोपोरोसिस का। और बात करें बच्चों में होने वाला कौन सा है कैल्शियम की कमी से? रिकेटस। और वयस्क में ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये अजीब गरीब जो नाम आ रहे हैं ये अभी तक मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं फास्फोरस। दूसरा जो है वो हमने क्या पढ़ा? फास्फोरस। फास्फोरस का प्रमुख रूप से स्रोत क्या माना जाता है? दूध। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनमें कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसके कभी कभार लक्षण पूछ लिए जाते हैं, लक्षण आप बता सकते हो। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, समझ में आ गया? हड्डियां इसमें क्या हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं, घिसने लग जाती हैं, लचीली कमजोर हो जाती हैं। उस बच्चे में थकान महसूस होती है, समझ में आ गया? कमजोर हो जाता है, वो शारीरिक रूप से चलना फिरना उसका कम हो जाता है, तो ये ओस्टियोपोरोसिस है। दांत व हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट, यहां पर देखो फॉस्फेट आया है मतलब कि फास्फोरस से साथ में है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सूत्र क्या हो जाता है? वेरी गुड, Ca3PO4 की होल ट्वाइस। ठीक है, यानी 2 लगा हुआ है। फिर हम बात करें दांत। दांत के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? दांत के ऊपर जो परत होती है इनेमल, जो कि हमारे शरीर की सबसे कठोर परत होती है या पदार्थ होता है। ठीक है, इनेमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दंतवल्क बोलते हैं। इसका निर्माण देखो, इनेमल का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन से मजबूती मिलती है और डेंटिन प्रोटीन यहां पर होता है। ध्यान में याद आ गया सभी को? अब देखो इतनी बातें तो समझ में आ गई। फिर हम देख लेते हैं, देखो फास्फोरस के बाद में आ जाता है Fe, लोहा। लोहे की बात करें, क्या चीज? डेंटिन प्रोटीन। देखो डेंटिन प्रोटीन जो है प्रोटीन का एक ऐसा स्रोत है जिसके कारण सफेदी रंग बनती है। हमारे जो दांत जो सफेद दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसके ऊपर जो है, ऊपर की जो लेयर तैयार करता है वो डेंटिन प्रोटीन की होती है। समझ में आ गया? प्रोटीन के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग एमिनो अम्लों के मिलने पर ये प्रोटीन का निर्माण होता है। हमने प्रोटीन में पढ़ा था एमिनो अम्लों का बहुलक क्या है? प्रोटीन है। समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं Fe, लोहा स्रोत। इसका लोहा देखो, लोहा सब्जियों में पूछ ले या हरी सब्जियों में पूछ ले तो किसमें है? पालक के अंदर। एक अलग से आता है आंवले के अंदर, और अनाज में पूछ ले तो बाजरे के अंदर। अगर फलों में पूछ ले तो सेब, केला, अमरूद में है। गुड़ में भी क्या होता है? लोह तत्व पाया जाता है। मैंने यहाँ पर एक बात और लिख रखी है, गुड़ के अंदर लोहा, फास्फोरस और जिंक तीनों तत्व पाए जाते हैं। जिंक के लिए अच्छा माना जाने वाला गुड़ ही है। कौन सा है? गुड़। ठीक है, तो ये एक और तत्व यहाँ पर आ जाता है। फिर दही के अंदर होता है चना, हरी सब्जियां। ठीक है, दूध में लोह या आयरन तत्व नहीं पाया जाता है। दूध में एक तो विटामिन सी नहीं पाया जाता और एक लोह तत्व नहीं पाया जाता। कौन से दूध में विटामिन सी पाया जाता है? हाँ, ऊंटनी के दूध के अंदर। ठीक है, वर्तमान में आपको पता है कि कैमल मिल्क जो डेयरी है वो भी खोली गई है। कहाँ पर है? बीकानेर में, जोड़बीड़ में। ठीक है, फिर हम बात करें कि आयरन जो Fe है, Fe की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया यानी रक्ताल्पता। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से किसकी कमी हो जाती है? Hb, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और अगर हीमोग्लोबिन समाप्त हो गया तो क्या खत्म हो जाती है? RBC खत्म हो जाती है। रक्त का पतला होना इसी को कहा जाता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण या हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? Fe तत्व ही पाया जाता है, इसी के निर्माण में सहायक है। आगे बात कर लेते हैं, देखो फिर आ जाता है, देखो जिंक तत्व से किस हार्मोन का निर्माण होता है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस तत्व से होता है?
जिंक तत्व से होता है, ध्यान में रखना, ये सीधा क्वेश्चन बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन का मुख्य स्रोत है समुद्री खरपतवार। हरी सब्जियों से भी आयोडीन प्राप्त होता है। समुद्री भोजन यानी मैराइन फूड, समुद्री भोजन कौन कौन से? समुद्री शैवाल आ जाते हैं, मछलियां आ जाती है, और समुद्र से हम क्या प्राप्त करते हैं? नमक। तो उसके अंदर भी क्या होता है? आयोडीन होता है। वर्तमान में नाम सुना होगा आयोडीन युक्त सूर्या नमक, समझ में आ गया? टाटा नमक, ये सब में आयोडीन मिला हुआ आता है। अगर हम बात करें आई यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होता है विशेषकर गलगंड, घेंगा या गाइटर रोग। कौन सा? गलगंड, घेंगा या गाइटर, तीन अलग अलग नाम है। और इसका इलाज देखो कौन सी थेरेपी से किया जाता है? आयोडीन 131। तो ये पूछ लिया जाता है आयोडीन का कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है गलगंड के उपयोग इलाज में? 131। ठीक है। इसके अलावा पोपी के बीज होते हैं और एक होता है सोडियम आयोडाइड की गोलियां। ठीक है। इसको साधारण भाषा में अगर हम बात करें, मेडिकल लैंग्वेज में ICMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICMR। ठीक है। इसमें देखो लक्षण एक बता रखा है, गले में सूजन व दर्द। समझ में आ गया? इसमें गले में सूजन व दर्द होता है। फिर आगे हम देख लेते हैं, देखो एक और नोट करके बात लिख लेते हैं आयोडीन से संबंधित। पदार्थों में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है तो आयोडीन का आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट, जैसे स्टार्च, आलू के अंदर स्टार्च उपस्थित रहता है। स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए या स्टार्च का परीक्षण करने के लिए उसके ऊपर अगर हम आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो वो बैंगनी रंग का हो जाता है, पर्पल रंग का हो जाता है। समझ में आ गया? तो पर्पल रंग यहां पर देखने को मिलता है, पर्पल रंग में यानी बैंगनी रंग में बदलाव। अगर किसी पौधे की पत्ती के ऊपर डाल दिया जाए तब भी हमको पता लग जाएगा इस पत्ती ने स्टार्च बनाया है कि नहीं है, तो वो हमको पता लग जाता है। बैंगनी रंग में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। आयोडीन टेस्ट, इसमें उस पत्ती को साफ करने के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पूरी प्रक्रिया हमें अलग तरीके से देखेंगे तो ये बात बन जाती है। फिर एक कितने नंबर आ चुका है? 4 नंबर हो चुका है। 5 नंबर है सोडियम। और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर में तंत्रिका आवेगों के लिए वह तंत्रिका कोशिका
के लिए आवश्यक तत्व 1 नंबर पे तो होता है पोटेशियम और 2 नंबर पे होता है सोडियम। तो देखो क्या बात समझ में आई कि हमारे शरीर में तंत्रिका यानी हमारे शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता है और मस्तिष्क जो बना है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। तंत्रिका कोशिका जब तक काम करेगी तब तक हमारा शरीर हमको अनेक प्रकार की संवेदनाओं का ज्ञान होगा। यानी जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे जो शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिनमें से सबसे बड़ी जो ज्ञानेंद्रिय है वो है त्वचा। ठीक है, त्वचा के कारण हम हर चीज़ महसूस कर पाते हैं और उस महसूस कराने के पीछे जो कारण है वो मुख्य रूप से तंत्रिका आवेग है। और इन तंत्रिका आवेगों को चलाने के लिए क्या आवश्यकता है? Na और K यानी पोटेशियम। ठीक है, हम हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, पोटेशियम मिलता है उससे। ठीक है, नमक का सेवन करते हैं, उसमें NaCl होता है, सोडियम। समझ में आ गया? तो नमक बहुत ज़रूरी है। तो देखो Na के बिना हमारी तंत्रिका आवेग नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? तो तंत्रिकाओं को चलाने के लिए नमक ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं मुट्ठो भर लियो और खा लियो। हाँ भाई, आज तो हमारे गुरुजी बताए हुए हैं कि नमक के अंदर सोडियम बहुत बढ़िया हुआ है, दिमाग बिया ही कौन चाल है, तो थोड़ा मुट्ठो भर के खा लिया। ठीक है, लिमिट में। ठीक है, स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। समझ में आ गया? तो ये सोडियम आवश्यक है। अगर ऑप्शन में देखो, अगर आपके पोटेशियम आ जाता है तो पोटेशियम लगा देना है, और अगर पोटेशियम नहीं है तो दूसरे नंबर पे क्या है? सोडियम है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक और जो क्वेश्चन बनता है, कोशिका में कोशिका द्रव्य में कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाचन क्रिया व संवहन क्रिया में सहायक तत्व की अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे K और 2 नंबर पे Na। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाचन क्रिया व संवहन क्रिया की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी पोटेशियम और सोडियम की आवश्यकता होती है। यानी हर एक कोशिका को चलाने के लिए भी ये इसकी आवश्यकता है। समझ में आ गया? तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर तो लिख लिया सबने? पूछिए। उसमें क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं? नमक का सेवन करो। ठीक है, क्यों कहते हैं? अब देखते हैं। देखो, इसके बाद में जो आने वाली लाइन है आपने पहले ही अंदाजा लगा दिया, अच्छी बात है। देखो, इसके बाद में मैं एक लाइन लिखाने वाला हूं कि हमारे रक्त के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला जो आयन है वो आयन सोडियम है। ठीक है, सोडियम आयन का प्रचलन हमारे रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में होता है। जब तक वो रहता है तब तक हमारे रक्त का बहना प्लस हमारे आवेग जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं उस आवेग का निर्माण होता है। समझ में आ गया? यानी एक विद्युत के रूप में इसका निर्माण ये करता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत तेजी से होता है इन दोनों में, इस वजह से इनका उपयोग आवेग के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया? तो इस वजह से डॉक्टर ये बोलता है बीपी जब असंतुलन हो तब नमक का सेवन करना जरूरी है। समझ में आ गया? आप शुरुआत में क्या करते हो कि चटपटी चीज़ें खाते हो,
ठीक है, उससे क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम के जो आयन बनते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं कि आप नमक का सेवन बहुत कम करते हो। आपके घर में जो वेजिटेबल तैयार किया जाता है, हर घर की व्यवस्था अलग अलग है कि नहीं है? कुछ तो तीखा भोजन ज़्यादा खाते हैं, कुछ नमकीन ज़्यादा खाते हैं, समझ में आ गया? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भोजन जब भी ग्रहण करते हैं ऊपर से कुछ नमक ज़रूर डालते हैं, फिर इसके बाद में उनको खाना अच्छा लगता है, चाहे नमक पूरा हो। समझ में आ गया? आदत हो जाती है उनको। तो वो नमक का जो सेवन कर रहे हैं, वो नमक का सेवन भोजन के समय ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा तो कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। नींबू पानी तो रोजीना कौन पीवा आपा, ठीक है? और ग्लूकोज तो देखें कौन सुआवे, ठीक है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे लेकिन ग्लूकोज कौन पीवा। समझ में आ गया? कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है लेकिन कोल्ड ड्रिंक में फिर नमक है क्या? कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर Na और पोटेशियम दोनों ही आवेग का निर्माण करते हैं, वो रक्त के लिए आवश्यक है। अब देखो यही बात हम नोट कर लेते हैं और इसको समाप्त करते हैं। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आयन Na+, ठीक है? एक नंबर पे Na+ है, दूसरे नंबर पे Ca++ है। शरीर में Na+ की मात्रा बढ़ने पर रोग हाइपर हाइपरनेटेरियम और Na+ की मात्रा घटने पर रोग जो होता है यहाँ पर हाइपोनेटेरियम बीपी हाई व लो के लिए भी मुख्य रूप से यही जिम्मेदार हैं, ठीक है? हाइपरटेंशन के लिए चीज़ें हम रक्त परिसंचरण तंत्र में विशेष रूप से इनके बारे में देखेंगे। ये सोडियम और पोटेशियम जो खनिज लवण है, इनके बारे में बात कंप्लीट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, देखो छठा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पौधों के लिए भी बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है मुख्य रूप से। पेशीय तंत्र व तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक खनिज लवण तो ये हमारे खनिज लवण कंप्लीट हो जाते हैं। अंतिम एक नोट के रूप में हम ये बात जरूर लिख लेते हैं, एक जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है? दो खनिज लवण की सर्वाधिक वहां पर कमी देखने को मिलती है, कैल्शियम और आयरन की कमी। ये लिख लिया क्या? नोट कर लिया? तो देखो सोडियम की मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पर
नेट्रियम हो जाता है। देखो सोडियम को जो वैज्ञानिक नाम है इसका, जो लैटिन भाषा में इसका नाम बनता है नेट्रियम, इसको कहा जाता है। तो अगर ये ज़्यादा हो गया तो हाइपर और कम हो गया तो हाइपो। समझ में आ गया? ये तो पूरे विज्ञान में चलता ही है, हाइपर यानी ज़्यादा होना और हाइपो यानी कम होना। क्या कम ज़्यादा हो रहा है? सोडियम। तो सोडियम आयन कम या ज़्यादा हो रहा है? नेट्रियम, और यहाँ पर नेटेरियम। ठीक है, ये इस तरीके से बात हो जाती है। पेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इनके लिए आवश्यक कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। ठीक है, पादपों के हार्मोन के अंदर भी हम देखेंगे और इनकी पादपों के अंदर भी इसका उपयोग हम देखेंगे। अब देखो इसकी लास्ट बात हम नोट करके लिख लेते हैं। गर्भवती महिला, गर्भवती महिला में खनिज लवण या तत्व, अनिवार्य तत्व बोल सकते हैं, की कमी होती है। 1 नंबर पे कैल्शियम, 2 नंबर पे Fe। कैल्शियम और लोहा यानी आयरन, दो चीज़ों की कमी हो जाती है। तो गर्भवती महिला में खनिज लवण व तत्व की कमी अगर पूछ ले तो मुख्य रूप से ये चीज़ें देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे खनिज लवण हैं जो हमारे शरीर को अन्य अलग अलग रूप में आवश्यक होते हैं। ठीक है, जिनमें से मैंने जिंक के बारे में बीच में बता दिया था। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण जिंक से होता है, जिंक का अच्छा स्रोत गुड़ होता है। ठीक है, फास्फोरस के लिए मैंने बता दिया था मुख्य रूप से। बात समझ में आ गई? अब हम देख लेते हैं। देखो खनिज लवण के बाद में लास्ट जो बात निकल के आती है वो थोड़ी बहुत जल के बारे में है। और अब देखो भोजन में जल अगर पूछ लिया जाए, भोजन में जल की आवश्यकता जो होती है वो आवश्यकता क्या आवश्यकता होती है? क्यों आवश्यकता होती है? भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए। हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है जल की मात्रा की बात करें तो 69%। सर्वाधिक जल की मात्रा का फल तरबूज होता है, जिसमें 95% पानी होता है। खाद्य रेशे भी पाए जाते हैं। खाद्य रेशे भी इसमें पाए जाते हैं यानी फाइबर। तो सर्वाधिक जल की मात्रा वाला फल अगर पूछ ले तरबूज होता है, 95% इसमें पानी होता है। ठीक है, हमारी पेशियों में जल, पेशियों में यानी मांसपेशियों में जल की मात्रा पूछ लिया जाए तो 75% जल की मात्रा होती है। एक मनुष्य को प्रतिदिन जल का सेवन अगर पूछ ले
तो कम से कम 7 से 8 गिलास। लीटर में अगर हम बात करें 2 से 3 लीटर कम से कम जल को ग्रहण करना होता है। 7 से 8 गिलास या 2 से 3 लीटर मनुष्य को प्रतिदिन जल का सेवन करना चाहिए। 7 से 8 गिलास, कम से कम 8 गिलास यहाँ पर बात निकल के आती है, और 2 से 3 लीटर यानी जल का सेवन। ऐसा नहीं होना चाहिए गिलास इतना सा हो, ठीक है, गिलास पूरा बड़ा, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम 7 या 8 गिलास होने चाहिए, ज़्यादा आप कितना भी सेवन करें। 2-3 लीटर हो जाता है आराम से, ठीक है। 4 छोटे जो गिलास हैं उनमें 4 छोटे गिलास जो होते हैं अगर लिया जाए तो 1 लीटर पानी आ जाता है, ठीक है। पूरा बड़ा गिलास अगर 2 गिलास में 1 लीटर आ जाता है, ठीक है। हो गया, ये लिख लिया गया सभी ने। तो देखो भोजन में जल की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले तो भोजन के पाचन के लिए, और भी बहुत सारे इसके इलाज है। अगर हम बात करें हमारे शरीर में जो तापमान का नियंत्रण है वो कौन करता है? जल करता है। फिर मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 69%। कितनी? 69% होती है, 69% होती है, ठीक है। कईयान तो बोलना ही को नहीं आवे। हाँ, सर्वाधिक जल की मात्रा वाला फल कौन सा है? तरबूज। और कितने परसेंट है? 95% है, यानी 95%। कई तो अंग्रेज भी है, हाँ, ठीक है। खाद्य रेशे, इनमें खाद्य रेशे के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है, यानी एक तरीके से ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। पेशियों में जल की मात्रा की बात करें तो 75%। एक मनुष्य को प्रतिदिन जो जल ग्रहण करना चाहिए 7 से 8 गिलास, यानी 2 से 3 लीटर हो जाता है। लास्ट बात देख लेते हैं, देखो जल से संबंधित है कि अगर हम बात करें जल अकार्बनिक पदार्थ है, इसका पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण होता है। जल से ऊर्जा प्राप्त होती है, 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जल की बात करें, जल के प्रकार, एक सामान्य बात कर लेते हैं। जल पृथ्वी पर विद्यमान है लगभग 71%, यानी अगर भाग में बोल दिया जाए तो ये 2/3 भाग जल के रूप में घिरा हुआ है। तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाले वस्तु, तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला पदार्थ या यौगिक पूछ ले तो जल, बर्फ, और वाष्प, ये गैस के रूप में, ये ठोस के रूप में, और ये द्रव के रूप में, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है जल।
के प्रकार के रूप में हम पढ़ते हैं। एक जल पढ़ते हैं मृदुल, मृदुल या मीठा जल बोल सकते हैं, जिसमें साबुन क्या बना सकता है, झाग बना सकता है। एक होता है कठोर या खारा जल, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम उपस्थित होता है। साबुन क्या नहीं बना सकता, झाग नहीं बना सकता। केवल डिटर्जेंट यानी सर्फ ही झाग बना पाता है। और एक होता है भारी जल या गुरु जल, D2O H2O की बात हम कर रहे हैं। जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसको हमें ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड हम इसको बोलते हैं भारी जल। 1932 में इसकी खोज की गई थी हेराल्ड उरे। भारी जल के बारे में मैंने बताया हुआ है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड के बारे में केमिस्ट्री के अंदर। हाँ बोलिए। भारी जल का तो हम निर्माण करते हैं अपने लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला, ठीक है। रियल में प्रकृति में दो जल है, मृदुल जल मीठा पानी, मीठा पानी होगो, और खारा पानी कठोर जल। कठोर जल होने का कारण क्या है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की उसमें मात्रा है, जिसके कारण क्या होता है, साबुन को झागे नहीं बनाने देता है। केवल डिटर्जेंट यानी सर्फ ही झागे बना पाता है। अगर हम बात करें मीठा जल यानी साबुन जिसमें झाग बनाए, वो मीठा जल होता है। क्लियर है। ये जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी बात मैंने यहाँ पर बताई है। H2O जल, जल का एक यौगिक है, जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध होता है, ध्यान में रखना। अकार्बनिक पदार्थ है ये, इसमें कार्बन नहीं है कहीं पर, है क्या कार्बन, देख के बताओ, नहीं है ना कार्बन। अकार्बनिक पदार्थ है, इसका पाचन नहीं होता है, केवल इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या खतरनाक तरीके से बोला गया है, ठीक है, हाँ अवशोषण होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है, जल ही है, ठीक है। 2/3 भाग या 71% तक जल ही है। और तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ या यौगिक बोल दिया जाए तो जल है। जल एक तो द्रव के रूप में है, बर्फ के रूप में, और वाष्प यानी गैसियस रूप में पाया जाता है। हेराल्ड उरे के द्वारा ये भारी जल की खोज की गई थी 1932 में। भारी जल का उपयोग मैंने बताया था कि कहाँ पर किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग। इसके अलावा मैंने ग्रेफाइट पढ़ाया था, ग्रेफाइट का भी उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये हेराल्ड उरे है, इसके नीचे लिखना है, इसके खोजकर्ता है, ये खोजकर्ता। समझ में आ गया। यहां तक अपने पूर्ण रूप से जो भी भोजन के लिए आवश्यक चीजें थी वो हमने लिख ली हैं, ठीक है। लास्ट में नोट करके एक बात लिखो, भोजन
भोजन लिख लिया गया नोट। भोजन का संरक्षण करने के लिए पदार्थ का उपयोग सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट भोजन का संरक्षण या परिरक्षण बोल सकते हैं इसको, परिरक्षण। तो ये बात है समाप्त हो जाते हैं। आज अपने भोजन के अवयव समाप्त हो गए। समझ में आ गया? भोजन के जितने भी अवयव थे हमने सारी बातों के बारे में पढ़ लिया है। कल से अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है कोशिका। समझ में आ गया? कोशिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक एक करके।